स्वागत है आपका मिडनाइट टेल्स में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एजे। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और इस कहानी को अकेले अंधेरे में देखने की गलती न करें, क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और आवाजें हो सकती हैं। मुंबई के बाहरी इलाके में एक बेहद पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे आसपास के लोग हवेली नंबर 13 के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के 12 बजे के बाद इस हवेली की दीवारों के अंदर कुछ ऐसी रूहानी ताकतें जाग जाती हैं, जो किसी भी इंसान को वापस जिंदा बाहर नहीं आने देती। सौरभ एक नवयुवक यूट्यूबर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। अपने YouTube चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उसने अपने दोस्त रोहन के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे पूरी रात हवेली नंबर 13 के अंदर बिताएंगे और अपने कैमरे से सब कुछ लाइव स्ट्रीम करेंगे। रात के ठीक 11:15 बजे सौरभ और रोहन अपने हाथों में टॉर्च, हाईटेक कैमरे और EMF मीटर लेकर उस हवेली के विशाल लोहे के गेट के सामने आ पहुंचे। रोहन ने डर से कांपते हुए उस टूटे फूटे खंडहर को देखा। हवा में किसी चीज के सड़ने जैसी बदबू फैली हुई थी। रोहन ने सौरभ की बाह पकड़कर कहा, सौरभ, मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा है। चलो वापस चलते हैं। सौरभ ने हंसते हुए अपने कैमरे का बटन दबाया और कहा, डरो मत रोहन, ये सब भूत प्रेत की बातें सिर्फ वहम होती हैं। आज रात जब हम यहाँ का सच दुनिया को दिखाएंगे तो हमारे लाखों व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। सौरभ ने लोहे के भारी और जंग लगे मुख्य दरवाजे को आगे की तरफ धक्का दिया। दरवाजा खोलते ही लोहे के आपस में रगड़ने की एक तेज और तीखी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। दोनों सावधानी से हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली के मुख्य हॉल में धूल और मलबे की मोटी परत बिछी हुई थी। दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लटके हुए थे। पूरे माहौल में एक भारी खामोशी थी, जिसे सिर्फ उन दोनों के जूतों के चलने की आवाज तोड़ रही थी। अचानक रात के ठीक 12 बजते ही हवेली के किसी दूर कोने में लोहे की एक बड़ी घंटी लगातार बजने लगी। घंटी के बजते ही रोहन के कदम वहीं जम गए और उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। सौरभ, ये घंटी कौन बजा रहा है? यहाँ तो हमारे सिवा कोई दूसरा इंसान नहीं है। रोहन की आवाज गले में ही अटकने लगी थी। सौरभ ने अपने EMF मीटर की तरफ देखा। उसकी लाल रंग की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगी थीं और डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के बढ़ने का संकेत मिलने लगा था। सौरभ ने कैमरे का रुख अपनी तरफ किया और उत्तेजित होकर कहा, दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हवेली नंबर 13 में कुछ अजीब गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं कि ये घंटी कहां से बज रही है। दोनों धीरे धीरे उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, जो हवेली के भूखे और अंधेरे तहखाने बेसमेंट की तरफ नीचे जाती थीं। नीचे जाती हुई सीढ़ियां बेहद संकरी, सीलन भरी और अंधेरी थीं। जैसे जैसे सौरभ और रोहन एक एक कदम नीचे रख रहे थे, वहां का तापमान अचानक गिरता जा रहा था। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा था। सीढ़ियों पर बरसों से जम चुकी धूल की परत बिछी थी। लेकिन तभी रोहन की टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के मध्य हिस्से पर पड़ी और उसने तुरंत सौरभ को रोक दिया। सौरभ, जरा नीचे देखो। रोहन की आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। धूल के ऊपर किसी के नंगे पैरों के ताजा निशान छपे हुए थे, जो नीचे तहखाने की तरफ बढ़ रहे थे। वे निशान किसी सामान्य इंसान के पैरों जैसे बिल्कुल नहीं थे। पैर की उंगलियां असामान्य रूप से बहुत लंबी थीं और उनके आगे नुकीले नाखूनों के घिसटने की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। यहाँ कोई अभी अभी नीचे गया है।
रोहन का शरीर डर से कांपने लगा था। सौरभ ने खुद के डर को छुपाते हुए कहा, हो सकता है कोई आवारा जानवर या कोई पुराना इंसान हो। हिम्मत रखो, हमें सच देखना ही होगा। जैसे ही दोनों ने तहखाने के फर्श पर अपना आखिरी कदम रखा, वो घंटी अचानक एक झटके के साथ बजना बंद हो गई। अचानक हुए उस सन्नाटे में सिर्फ उनकी तेज होती सांसों की आवाजें आ रही थीं। सौरभ ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी से पूरे तहखाने का जायजा लिया। वो जगह बेहद विशाल थी। पत्थरों की दीवारों पर लोहे की भारी भरकम जंजीरें लटकी हुई थीं और जमीन पर एक अजीब सा काला लाल धब्बा फैला हुआ था, जो पुराने सूखे हुए खून जैसा लग रहा था। तभी सौरभ के हाथ में पकड़े कैमरे का डिस्प्ले झिलमिलाने लगा और उसमें रुकावट आने लगी। सौरभ, कैमरे का सिग्नल खराब हो रहा है, रोहन चिल्लाया। उसी पल तहखाने के सबसे दूर वाले अंधेरे कोने में रखी लोहे की एक बड़ी और पुरानी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। लोहे के दरवाजे के खुलने की एक तीखी और भारी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। टॉर्च का प्रकाश सीधे उस खुली हुई अलमारी के अंदर पड़ा। अलमारी के भीतर एक बेहद पुरानी, मैली और लाल रंग की साड़ी पहने एक औरत उल्टी दिशा में मुड़कर खड़ी थी। उसके उलझे हुए लंबे और काले बाल उसके सिर से गिरकर पूरी पीठ को ढके हुए थे। सौरभ के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा और रोहन पागलों की तरह चिल्लाया, भागो सौरभ, यहां से बाहर निकलो। लेकिन इससे पहले कि वे पीछे मुड़कर भाग पाते, उस औरत का सिर एक भयानक झटके के साथ पीछे की तरफ पूरा 180 डिग्री घूम गया। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। आंखें पूरी तरह से काली और बेजान थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब, चौड़ी और डरावनी मुस्कान तैर रही थी। उसने अपनी भारी और विकृत आवाज में कहा, आज रात हमारी ये मुलाकात पूरे शहर के लोग लाइव देखेंगे। और उस औरत के मुंह से वे शब्द निकलते ही तहखाने का भारी और विशाल लोहे का दरवाजा एक तेज धमाके की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और भी गहरा हो गया। सौरभ और रोहन घबराकर पागलों की तरह उस दरवाजे को धक्का देने लगे, लेकिन वो लोहे की भारी ग्रिल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। कोई दरवाजा खोलो, बचाओ, रोहन चीखते हुए उस पर हाथ पैर मार रहा था, पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तभी सौरभ के हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा अपने आप चालू हो गया। उसकी छोटी स्क्रीन पर लाल रंग की रिकॉर्डिंग लाइट जल रही थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कैमरे की स्क्रीन पर सौरभ या रोहन का चेहरा नहीं दिख रहा था। स्क्रीन पर उस तहखाने का वो हिस्सा दिखाई दे रहा था जहां वे दोनों खड़े थे, और उनके बिल्कुल पीछे वो औरत हवा में जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी। सौरभ, पीछे मत देखना, रोहन की आवाज डर के मारे गले में ही घुटने लगी। उसने कैमरे की स्क्रीन में देखा कि उस औरत की लंबी, सड़ती हुई उंगलियां और नुकीले नाखून धीरे धीरे रोहन की गर्दन के बिल्कुल करीब पहुंच रहे थे। सौरभ ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से नमक का पैकेट निकालकर उस हवा में तैरती आकृति पर फेंक दिया। नमक के छूते ही एक चीज के तेजी से जलने की आवाज हुई और वो साया एक पल के लिए पीछे हट गया। सीढ़ियों की तरफ भागो, सौरभ चिल्लाया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बंद दरवाजे को एक साथ धक्का दिया। जंग लगा हुआ पुराना ताला टूट गया और वे दोनों बदहवास होकर सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। जहां से वे नीचे आए थे वहां अब सीढ़ियां थी ही नहीं। उस जगह पर अब सिर्फ एक अंधी, पक्की ईंटों की पुरानी दीवार खड़ी थी। ये रास्ता कहां चला गया? सौरभ का दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था।
तभी जमीन पर गिरे हुए कैमरे के स्पीकर से आवाजें आने लगी। उनके लाइव स्ट्रीम पर जुड़े दर्शकों के संदेश स्क्रीन पर तेजी से आ रहे थे। अरे ये कैसा ड्रामा है? स्क्रीन पर सिर्फ खून की बूंदें गिरती हुई क्यों दिख रही हैं? सौरभ, तुम्हारे दोस्त के पीछे कोई खड़ा है। सौरभ ने जैसे ही पलटकर देखा, रोहन के पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे। कोई अनदेखी ताकत उसकी गर्दन दबा रही थी। रोहन का चेहरा नीला पड़ने लगा था और उसकी सांसें अटक रही थीं। सौरभ, मुझे बचाओ। रोहन की आवाज धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो गई और अगले ही पल उसे खींचते हुए अंधेरे के सबसे गहरे कोने में ले जाया गया। सौरभ अब उस काल कोठरी में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होकर बुझने लगी और सामने दीवार पर काले रंग के बहते हुए द्रव से एक नया संदेश उभरने लगा। तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट अब कभी खत्म नहीं होगा। सौरभ का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। टॉर्च की आखिरी टिमटिमाती रोशनी में उसने देखा कि सामने की ईंटों की दीवार पर बहते हुए खून से लिखा संदेश चमचमा रहा था। पूरा तहखाना एकदम शांत हो चुका था। रोहन का दूर दूर तक कोई अतापता नहीं था और उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं, न ही उसके घिसटने का कोई निशान था। अचानक जमीन पर गिरे कैमरे की स्क्रीन से एक तेज रोशनी निकली। सौरभ ने डरते डरते नीचे झुककर कैमरे को देखा। कैमरे का लाइव स्ट्रीम अभी भी चालू था और उसमें व्यूअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। लेकिन कमेंट बॉक्स में आ रहे संदेशों को पढ़कर सौरभ के रोंगटे खड़े हो गए। ये लड़का सौरभ तो अकेले कैमरे से बात कर रहा है। अरे देखो, इसके पीछे वो कौन खड़ा है? ये तो वही है, हवेली का पुराना मालिक। सौरभ ने जैसे ही स्क्रीन पर खुद की लाइव वीडियो को ध्यान से देखा, उसका खून जम गया। स्क्रीन में उसे अपने ठीक पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद रोहन दिखाई दे रहा था। लेकिन रोहन की आंखें एकदम खाली थीं। उसकी गर्दन अजीब तरह से एक तरफ झुकी हुई थी और वो बिल्कुल उसी भयानक मुस्कान के साथ सौरभ की तरफ देख रहा था। सौरभ झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास रोहन की ठंडी और विकृत आवाज फुसफुसाई, सौरभ, व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं। अब अगला सीन तुम्हारा है। सौरभ का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो भागने की कोशिश करना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम चुके थे। धीरे धीरे कैमरे का लेंस लाल रंग की धुंध से ढकने लगा। अगले दिन YouTube पर सौरभ के चैनल की वो आखिरी लाइव स्ट्रीम इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो चुकी थी। पुलिस और मीडिया की टीम हवेली नंबर 13 के तहखाने में जांच के लिए पहुंची। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को तहखाने के एक कोने में सौरभ का कैमरा मिला। कैमरे का लेंस टूटा हुआ था, लेकिन उसकी मेमोरी चिप बिल्कुल सुरक्षित थी। जब पुलिस ने उस जगह की तलाशी ली, तो उन्हें वहां किसी इंसान या लाश का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस अफसरों ने हवेली का पुराना रिकॉर्ड खंगाला, तो उनके होश उड़ गए। हवेली के इतिहास में दर्ज था कि लगभग 50 साल पहले कुछ लोग इस हवेली में बंद हो गए थे और कभी बाहर नहीं आ पाए थे। और सबसे भयानक बात, जांच अधिकारी ने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग का आखिरी फ्रेम जूम करके देखा, तो उसमें तहखाने की दीवार पर 2 नए साये दिखाई दे रहे थे। वे साये किसी और के नहीं, सौरभ और रोहन के थे, जो उस काल कोठरी में अब हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। हवेली नंबर 13 को पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया था। मुख्य लोहे के दरवाजे पर भारी जंजीरें बांधकर बड़ा सा ताला लगा दिया गया था और बाहर चेतावनी का बोर्ड टांग दिया गया, खतरा, अंदर जाना सख्त मना है।
सौरव और रोहन का रहस्यमयी ढंग से गायब होना इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें कर रहा था। 3 महीने बीत चुके थे। विक्रम, जो कि इंटरनेट की दुनिया का एक नामी और निडर टेक ब्लॉगर था, इस पूरे मामले को महज एक पब्लिसिटी स्टंट मानता था। उसका मानना था कि सौरव और रोहन ने फेक वीडियो बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया है और वे दोनों कहीं विदेश में जाकर छुप गए हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए विक्रम ने फैसला किया कि वो खुद हवेली नंबर 13 के अंदर जाएगा और उस कथित भूतिया तहखाने से सच बाहर लाएगा। रात के ठीक 12 बजे विक्रम सील की गई जंजीरों को काटकर हवेली के भारी दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बेहद अत्याधुनिक 4K कैमरा और नाइट विजन लेंस था। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त उसी मशहूर हवेली नंबर 13 के अंदर हूँ। विक्रम ने कैमरे के सामने पूरे घमंड के साथ बोलना शुरू किया। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सब सिर्फ व्यूज पाने का एक सस्ता नाटक था। विक्रम सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे उसी खौफनाक तहखाने में पहुंच गया। तहखाने में चारों तरफ वही सन्नाटा था। विक्रम ने अपना कैमरा एक ट्राइपॉड पर सेट किया और तहखाने का जायजा लेने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। विक्रम ने जेब से फोन निकाला। सौरव के उसी पुराने YouTube चैनल से एक नया नोटिफिकेशन आया था। सौरव इज लाइव नाउ। सौरव अभी लाइव है। विक्रम का माथा ठनका। उसने तुरंत लिंक पर क्लिक किया। लाइव स्ट्रीम चालू हो चुकी थी। स्क्रीन पर वही तहखाना दिख रहा था और तहखाने के ठीक बीचों बीच विक्रम खुद खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन स्क्रीन में विक्रम के ठीक पीछे अंधेरे में से 2 धुंधले साए बाहर आते हुए दिख रहे थे। एक साया सौरव का था, जिसके हाथ में कैमरा था, और दूसरा साया रोहन का था, जिसकी आंखें काली और गर्दन झुकी हुई थी। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से फोन को देखा। स्क्रीन पर सौरव के साए ने कैमरे की तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। फिर उसने विकृत आवाज में कहा, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है विक्रम। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। विक्रम ने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसकी टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। तहखाने का भारी दरवाजा एक तेज धमाके के साथ बंद हो गया और पूरे अंधेरे में सिर्फ कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट टिमटिमाने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली कहानी कौन से विषय पर लाऊं, ये कमेंट में जरूर बताएं।